पति परमेश्वर नहीं, पत्नी संपत्ति नहीं, समलैंगिकता कोई अपराध नहीं और समानता का अधिकार, पितृसत्ता की चुनौती, ये तमाम जजमेंट पास करने वाले डीवाई चंद्रचूड़ का कल जन्मदिन था। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और मैं उनको जन्मदिन के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारे देश की केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है, अगर उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, ये जितने भी आरक्षण के मसले हैं उसके ऊपर यह हलफनामा दायर किया गया है। और रही बात ये पसमानदा मुसलमान, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में SC ST को आरक्षण क्यों नहीं मिलता, तमाम सवालों का डिस्कशन इस वीडियो में होगा। अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आपको SC ST से खारिज किया जाता है, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं होगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये छुआछूत जो है मुगलों की देन है, परंतु उन्होंने आधी बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुगल के दरबार में दरबारी कौन होते थे और छुआछूत का इजाद किसने किया था, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैं आपको जो घूम फिर कर आता हूं, सबसे पहले इस वीडियो का जो पहला अंश है, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर को शपथ ग्रहण किया और 2024 तक रहेंगे। बड़े धाकर चीफ जस्टिस बने हैं। और रही बात ये वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो अपने पिताजी के जजमेंट को भी ओवररूल्ड कर दिया और अपना जजमेंट पास किया। ये किसी की नहीं सुनते। मोदी सरकार और जो भी भक्त जन हैं वर्तमान सत्ता का, सब के सब घबराए हुए हैं कि पता नहीं कब क्या जजमेंट ये पास कर दे। और रही बात ये, जब इनके शपथ ग्रहण का हो रहा था समारोह, जब शपथ ग्रहण का दिन फिक्स हुआ था, उससे पहले सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ने काफी ट्रोल किया था, काफी एक ट्रेंड चलाया था कि इन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाए। लेकिन बन चुके हैं, शपथ ग्रहण हो चुकी है और मैक्सिमम हिस्टोरिकल जजमेंट इन्होंने दिया है। आज सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने आरक्षण के ऊपर जो हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामा में यानी एफिडेविट में सरकार ने यह कहा है, अगर आप हिंदू से बौद्ध हो जाते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं अथवा कोई भी धर्म स्वीकार करते हैं तो आपको SC ST वाला आरक्षण नहीं मिलेगा। और एक बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा बहस शुरू हो गया है पूरे देश में, सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी। टीवी पे अक्सर जो डिबेट होता है वह हिंदू और मुसलमान को लेकर यही डिबेट करते हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स पर विकास की बातें नहीं होती है, केवल धार्मिक मुद्दे होते हैं। और एक नया मुद्दा निकल कर आया है पसमानदा मुसलमान। एक पक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने ये कहा कि पसमानदा मुसलमान विदेशी हैं, वो इस देश के मुसलमान नहीं हैं, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि पसमानदा मुसलमान अति पिछड़ा जो हिंदू था और वह बाद में मुसलमान बन गया भेदभाव के कारण, उसे कहते हैं पसमानदा मुसलमान। ये जानकारी निकल कर आई है, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी बौद्ध धर्म स्वीकार किए, काफी सारे लोगों ने किया और देश में धर्म परिवर्तन का माहौल बन रहा है। कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, कोई इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं और बीच में EWS का आरक्षण का जो है पेटिशन आ गया और धार्मिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, यह भी एक पेटिशन पेंडिंग है सर्वोच्च न्यायालय में। एक पेटिशन को तो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और EWS के पक्ष में डाल दिया।
ये और बात है कि वहां पर इंदिरा साहनी केस के डिस्कशन नहीं हुआ, सीधे कह दिया गया कि 50% से ऊपर भी जा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में अब आरक्षण के मसले पर जब शुरू हो गया बहस धर्म के आधार पर, तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के पक्ष रखते हैं, उन्होंने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटीज का यह यूनिवर्सिटी है, वहां पर SC ST को आरक्षण क्यों नहीं मिलता? और क्या मुसलमानों में SC ST होते हैं? तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुसलमानों के अंदर जो है केवल OBC है, SC ST नहीं है, क्योंकि SC ST शुरू से, जब से देश आजाद हुआ है, जब से संविधान बना है, SC ST समुदाय सबसे अलग है। और जो हिंदू समाज में SC ST थे उन्हें आरक्षण में रखा गया था। अब धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है, और जहां पर केंद्र सरकार ने कह दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, यह असंवैधानिक है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो SC ST को आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्या यह जायज है? सरकार का कहना यह है कि अगर सरकार आपको वेतन देती है, एड देती है, ग्रांट देती है, तो सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं वो आपको मानना पड़ेगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी सरकार ही कहा जाए, ग्रांट देती है, वेतन देती है, तो सरकार जब SC ST को आरक्षण देती है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं? यह एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, तो जाहिर सी बात है कि आप करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। ऐसा नहीं हो सकता, कानून तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, ये दूसरा पक्ष का कहना है। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण, अथवा जो SC ST वर्ग के लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, क्या उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? क्या उनको SC ST से निकाल दिया जाएगा? बहन मायावती जी पॉलिटिकली तौर पर सपा और बसपा का तो जो भी है विश्लेषण कर चुकी हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय बसपा के तरफ मूव कर रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी अपना कोई स्टेटमेंट जारी करेगी? क्या इस आंदोलन में कूदेगी कि अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण चाहिए, या जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो SC ST है तो SC ST ही रहेंगे, अथवा वो SC ST नहीं है तो वो आरक्षण से वंचित हो जाएंगे? ये बहुत सारे मसले निकलकर आए हैं और टीवी डिबेट का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, देश के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमारे देश के हुक्मरान सर्वोच्च न्यायालय में साफ क्लियर कर दिया सरकार ने कि हम आरक्षण नहीं देंगे जो धर्म परिवर्तन कर चुकी है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जो ओवैसी जी हैं उनकी अलग मांग है कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए। कहीं ये SC ST और आरक्षण का मुद्दा धार्मिक मुद्दा ना बन जाए। और रही बात ये कि कुछ लोग गाहें बगाहें ये कहते हैं कि छुआछूत मुगलों की देन है। क्या मुगल से पहले हमारा देश नहीं था, देश के नागरिक नहीं थे, या छुआछूत नहीं था? और मुगल के दरबार में अक्सर जो है ब्राह्मण और राजपूत हुआ करते थे, ऐसा इतिहास कहता है। तो जाहिर सी बात है छुआछूत किसकी देन है? यह आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। आपका ओपिनियन, आपका कमेंट्स महत्वपूर्ण है। अगर आप यह सोचते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यह आपकी सोच गलत हो सकती है, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है और जाति केवल हिंदुओं में ही नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हिंदुओं में 6000 करीब 5400 करीब जातियां हैं और इन जातियों में बांट दिया गया, ऊंच नीच किया गया, तो आज हम आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहते हैं मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां हैं। या और बात है कि उसकी विवेचना नहीं होती है। जैसे सबसे पहले आप शिया और सुन्नी कर दीजिए, और उन सुन्नी मुसलमानों में भी 3 प्रकार के होते हैं, देवबंदी, बरेलवी और अहमदी। जो सहारनपुर देवबंद को मानते हैं वो देवबंदी हैं, जो बरेली को मानते हैं वो बरेलवी है,
कुछ लोग ताजिया घुमाते हैं मुहर्रम पे और मजार पे जाते हैं, देवबंदी वहां नहीं जाते हैं। देवबंदी केवल एक खुदा को मानते हैं और कुरान शरीफ की तरफ चलते हैं जो बताए हुए रास्ते पे। इस तरह से इन लोगों का अपना अपना एक मंतव्य है, उसके हिसाब से चलते हैं। अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमान ही नहीं है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। लेकिन भाजपा का कहना यह है कि मुसलमान जो है सेकेंड बहुसंख्यक है और इस तरह से हम किसी भी अल्पसंख्यक को आरक्षण नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देंगे। यहां तक पसमानदा मुसलमानों के बारे में यह अफवाह फैलाई गई कि सरकार ये कहती है कि पसमानदा मुसलमान को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये विदेशी है। और डिबेट में भाजपा ने यह कह दिया कि आप हमें साबित कीजिए कि हमने कहां पर इनको विदेशी बोला है। रही बात ये, अगर मुसलमानों में भी ओबीसी है, अति पिछड़ा है, यह पहले से ही है। रही बात ये, एससी एसटी के ऊपर गाज गिरने वाली है और पूरा देश ये कह रहा है कि अगर ईडब्ल्यूएस का विजय हुआ है, वहां पर मतलब जो भी चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में और वो केस जीत गए हैं, मुकदमा जीते हैं, तो ओबीसी के बिल्कुल इग्नोरेंस के वजह से इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। देश में 54% ओबीसी जातियां हैं पूरे जनसंख्या का, और ये सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। आज भाजपा भी अगर केंद्र में टिकी हुई है तो ओबीसी के वजह से, ये सत्य है। लेकिन ओबीसी अपने आरक्षण, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है, ना कोई आंदोलन करती है। यहां तक एससी एसटी अपने एससी एसटी एक्ट के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और एससी एसटी एक्ट को खत्म करवाने से रोक लिया। यह देखा गया है, कई बार देखा गया है। अगर आरक्षण की भी लड़ाई होती है तो एससी एसटी ही इसका अगुवाई करते हैं, कभी भी ओबीसी नहीं करते। अगर ओबीसी करते तो माहौल कुछ और होता, यह आम लोगों का कहना है जो आंदोलन में शामिल होते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, क्या हमारे देश में विकास की बातें नहीं होगी? जैसे कि भाजपा के गौरव भाटिया जी ने कहा कि जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी को आरक्षण क्यों नहीं? क्या एससी एसटी सबका साथ सबके विकास में नहीं आते? उन्होंने एक प्रश्न रख दिया। अब सवाल यह उठता है कि सबका साथ सबका विकास में वो सब कौन है? क्या चंद अमीर तो नहीं है? गरीबों को इग्नोर कर दिया जाता है? बहुत सारी समस्याएं निकल कर आती है और आजकल सर्वोच्च न्यायालय में केवल जाति, धर्म, आरक्षण, इस तरह के पेटिशन में बड़ी बड़ी बेंच उलझी हुई है। जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, इनके सामने काफी सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को इन्हें पार करना है, क्योंकि सबसे पहले तो इनके सामने आरक्षण का मसला आ गया, अब धार्मिक मसले आए हैं और रही बात ये, सबने अपना अपना पक्ष रखा। अगर 70 साल 60 साल में ये कुछ नहीं बदला है, भाजपा का कहना यह है कि हम उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो पिछले 60-70 सालों से दबे हुए थे, जैसे कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट और ये रंगनाथन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट को हम सामने ला रहे हैं। तो आखिर दोषी कौन, भाजपा या कांग्रेस? या 60-70 सालों में कांग्रेस का भी वही हाल रहा जो वर्तमान में भाजपा का है? अथवा आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, बल्कि कलर बदला हुआ है, झंडे का रंग बदला हुआ है, दोनों का वर्किंग स्टाइल एक जैसा ही है। गरीबों का भला न भाजपा के शासनकाल में हुआ न कांग्रेस के शासनकाल में। बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जगह कैंडिडेट दे रहे हैं। उपचुनाव जो यूपी में है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं खड़े होते हैं तो देखते हैं सपा वाले क्या चुनाव जीत जाएंगे, और सपा वाले अगर नहीं जीतते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी स्वतः ही कमजोर हो रही है, वो बसपा के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दे। बसपा क्या इस धार्मिक मसले पर
या जो आरक्षण नहीं मिलेगा वो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा जिन्होंने धर्म बदला है, इस तरह के जो एफिडेविट क्लियर दिया गया है सरकार की तरफ से, बहन मायावती जी कुछ बोलेंगी, सरकार का विरोध करेंगी? या जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनके समर्थन में कौन आएगा? क्या बसपा उनके समर्थन में आवाज लगाएगी कि भारत के ये नागरिक हैं और भारतीय संविधान के तहत जितने भी अधिकार हैं वो इन्हें भी मिलना चाहिए? क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम इन्हें नहीं मानते, हम धार्मिक आधार पर कुछ नहीं दे सकते, हम तो केवल SC ST OBC का आरक्षण और चौथा जो है EWS का, इसको हम आरक्षण दे सकते हैं। अगर आप धर्म बदलते हैं तो हम आपके जिम्मेवार नहीं हैं, चाहे वो धर्म हिंदू से मुस्लिम हो अथवा हिंदू से बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कहीं भी ये चले जाए, हम इनको किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं देंगे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा सर्वे करने के बाद ये साफ साफ कह रही है, अगर हम आपको ग्रांट देंगे तो आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। सरकार तय करेगी आपका रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, सब कुछ सरकार तय करेगी और इस तरह से सरकार बांधने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि यह माहौल बदलता है या नहीं बदलता है। उधर केजरीवाल गुजरात में ऐसी मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे वादे कर रहे हैं जिससे सरकार फजीहत में आ गई है। जैसे कि केजरीवाल साहब ने कह दिया गुजरात में, हम पुलिस वाले का वेतन बढ़ोतरी करेंगे, तो भाजपा दबाव में आकर 550 करोड़ रुपए इशू कर दिए। पेंशनियर का पेंशन बढ़ाएंगे, उसको और अधिक सुविधाएं देंगे। सरकार वहां भी एक्टिव हो गई है। बहुत सारे ऐसे NGO जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ अरविंद केजरीवाल जुड़ गए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सर्विस वाले थे जो प्राइवेट जॉब में होते हैं, उनका एक अपना संगठन है, जैसे कि सिक्योरिटी सर्विस, वह भी सब के सब केजरीवाल के साथ आ गए और केजरीवाल सबका अपना समर्थन दे रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, जहां से जो डिमांड होती है अरविंद केजरीवाल मान लेते हैं। क्या आपको लगता है कि गुजरात के चुनाव में एक अलग से करिश्मा होगा? क्या भाजपा जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी, या वहां पर हंग असेंबली होगी, त्रिशंकु सरकार होगी? क्योंकि हिमाचल में नजारा कुछ और है, हिमाचल में भाजपा हार जाएगी, कंफर्म नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात में संशय है, क्योंकि 27 साल से है भाजपा वहां पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। भाजपा जो है गुजरात मॉडल से ही केंद्र में आई थी, तो क्या भाजपा चुनाव हार जाएगी गुजरात में या चुनाव जीतेगी? ये एक संशय है। और चारों तरफ से जो लोग इशारा कर रहे, लोगों की जो आवाज इशारा कर रहा है, हंग असेंबली होने के आसार है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनावी होड़ में आम जनता को कुछ मिलेगा या सब के सब जुमले हैं, चुनावी जुमले, या चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाएंगे जो वादे किए गए हैं। जैसा भी हो, 8 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 7 दिसंबर को MCD का भी रिजल्ट आ जाएगा। दिल्ली किसकी होगी, भाजपा की होगी या आम आदमी पार्टी की, यह तो 7 दिसंबर को पता लगेगा। गुजरात किसका, भाजपा का या आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का, यह 8 दिसंबर को पता लगेगा। हिमाचल में काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है। सोनिया गांधी जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस की, नेहरू खानदान की बहू है, राहुल गांधी जी की मां है, उनके अपील से कांग्रेस सहमत नहीं है। कांग्रेस ने ऐतराज जताया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि उन्होंने ये अपील किया था कि राजीव गांधी जी के जो 6 हत्यारे हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और सरकार ने आज रिहा भी कर दिया। कहने का मतलब शुक्रवार को रिहा कर दिया। और कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के हत्यारे को रिहा किया जाए। कहने का तात्पर्य है, यह जो कुछ भी अपील किया गया था सोनिया गांधी जी की तरफ से, मानवता के आधार पर, एक आध बार ये मिले भी थे नलनी से, जिनको फांसी की सजा हुई थी और बाद में उन्हें उम्र कैद में बदला गया। कहने का तात्पर्य है, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, हर जगह अंतर विरोध है। लोग अपने ही बड़े नेता के बातों से सहमत नहीं हो पाते।
भाजपा में भी एक कलह कलेश चल रहा है। कई जगह है जो है टॉप क्लास के जो रैलियों में नाम नहीं आता है, वहां विरोध हो जाता है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव अपने वायदे पे खरे उतरते जा रहे हैं, करीब करीब अपना वायदा वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। यह और बात है कि वायदे जितने बड़े थे उतना पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अभी अभी वो डिप्टी सीएम बने ही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो चल रहे हैं। इस तरह से वो कह देते हैं कि अभी तो हमारी शुरुआत है। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का देश ऋणी रहेगा। इस लाइन का क्या मतलब? क्योंकि वो भाजपा के नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या हमारा देश का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है या देश कर्ज के तले दब रहा है? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे आर्थिक पचड़े को सुलझाया था, बहुत सारे खोल दिए थे रास्ते, जिससे देश मंदी से बच गया था। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का देश ऋणी रहेगा, तो इससे यही मतलब निकलता है कि सरकार कहीं न कहीं से कमजोर है, कमजोर हुई है, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, अथवा सरकार की जो पॉलिसी है वह सही नहीं है या देश के अर्थव्यवस्था के साथ मेल नहीं खाती। कहा जाता यह भी है कि हमारी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, 12 लाख करोड़ ऋण माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। अगर यह सच है तो इस देश का किसान, गरीब, जिनके घर बिक जाते हैं बैंक ऋण से, वो कहां जाएंगे? और अगर कोई कहता है, ये कहावत है, अमीर अगर लोन ले तो बैंक बिकता है और गरीब अगर लोन ले तो गरीब का घर बिकता है। ये सच होगा, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री ने मोहर लगा दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पॉलिसी अच्छा था, तभी तो देश ऋणी रहेगा। ले देकर मोदी सरकार के ऊपर सवाल या निशान है। और आप भी अपने कमेंट्स के जरिए सवाल कर सकते हैं सरकार से। सरकार कहां कहां से कमजोर है, कौन सी इसकी व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लगती है, आप जरूर कमेंट्स करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।